हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पॉलिटी सीरीज, जहां हम कर रहे थे एनसीईआरटी की पॉलिटी क्लास 6 टू क्लास 12। इसी सीरीज में हम क्लास 6 एंड क्लास 7 के एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके हैं। वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल की सेपरेट प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं। आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3। पहले इसके कंटेंट की तरफ देख लेते हैं। देयर आर टोटल 8 चैप्टर। यूनिट 1 के 2 चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्युलरिज्म। हमने जाना था कि संविधान किस तरह बनता है, क्या उसकी जरूरत है, क्यों उसे बनाने की जरूरत पड़ी, किस तरह से उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, ये सब हमने जाना था। और सेक्युलरिज्म के कंसेप्ट के बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट एंड मेकिंग ऑफ लॉज, संसद और किस तरह से कानून बनाए जाते हैं। पार्लियामेंट के बारे में आपने सुना होगा अक्सर न्यूज में, न्यूज़पेपर्स में, और अक्सर बातचीत में भी आपने इसके बारे में सुना होगा। ये क्या है, किस तरह से बनती है, क्या इसके मेंबर्स होते हैं, उन सब के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये पार्लियामेंट की पिक्चर दी गई है, एक नया स्ट्रक्चर जो रिसेंटली बनाया गया है। पहले इसको रेनोवेट किया गया है पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट होती है 3 इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके होते हैं। 1 इज प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। सेकेंड इज लोकसभा, जिसको आप लोअर हाउस भी कहते हैं। एंड थर्ड इज राज्यसभा, जिसे कहते हैं अपर हाउस। सो दीज 3 कलेक्टिवली फॉर्म्स पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। प्रेसिडेंट हो गए राष्ट्रपति। फाइन। सो ऐसा क्यों हुआ कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले जो हमारे नेता लोग थे, उन्होंने क्यों ये सोचा कि एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही हमारे देश को चाहिए। देखिए, हमारे देश में बहुत डाइवर्सिटी है, ये हम ऑलरेडी क्लास 6 में डिटेल में पढ़ चुके हैं, लैंग्वेज के बेस पे, एथनिसिटी के बेस पे। लेकिन जब हम अंग्रेजी सरकार के गुलाम थे, तब इन डाइवर्स लोगों ने मिलकर ही फ्रीडम स्ट्रगल को लड़ा था। हर पर्सन ने पार्टिसिपेट किया था, और ड्यूरिंग दैट फ्रीडम स्ट्रगल हर इंसान ने ये महसूस किया था कि अंग्रेजी सरकार जो भी कानून बनाती है वो सिर्फ अपने फायदे के लिए बनाती है। उसमें लोगों का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था, ना ही लोगों के फेवर के लिए, लोगों की नीड्स को ध्यान में रखकर वो कानून बनाए जाते थे। ठीक है। सो उनका जो मकसद था वो था ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेकर इंग्लैंड को भेजना, रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करना, और अपना जो कंट्रोल है वो इंडिया पे स्ट्रेंथन करना। इसी मकसद से वो सारे कानून बनाते थे। जब इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी, तो हमारे देश के लोगों ने नई चीजों के बारे में जाना, और द कंसेप्ट लाइक इक्वालिटी, फ्रीडम, इन सब ने लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया। और सबने ये जाना कि स्वतंत्रता के बाद जिस भी तरह की सरकार हमारी बनेगी, उसमें लोगों की पार्टिसिपेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, लोगों की तरफ अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, और साथ ही उसमें लोगों की भागीदारी यानी कि पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए पहली बार ये जो डिमांड की गई थी, दैट वाज इन 1885 बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडिपेंडेंस से पहले जो मेजॉरिटी, बेसिकली जो ब्रॉडेस्ट पॉलिटिकल पार्टी हमारे देश में पाई जाती थी, दैट वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 1885 में फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया था कि इलेक्टेड मेंबर, चुने हुए लोग, लेजिस्लेचर में रखे जाएं। दे डिमांडेड इलेक्टेड मेंबर्स इन लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या होता है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि व्हेन वी डिस्कस वेरियस स्टेजेस ऑफ वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के ऑर्गन्स, व्हेन वी डिस्कस की फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। की फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जब हमने सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं। एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा होता है जुडिशियल। लेजिस्लेचर होता है जो कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो उस कानून को लागू करते हैं, और जुडिशरी जो न्याय व्यवस्था को संभालते हैं, हमारे कोर्ट्स। तो लेजिस्लेचर कानून बनाने वाली व्यवस्था में, या कानून बनाने वाली आप संस्था कह ले, ऑर्गेनाइजेशन कह ले, ऑर्गन कह ले, उसमें इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए, लोगों द्वारा चुने हुए लोग ही होने चाहिए जो कानून बनाएं।
इस चीज की डिमांड पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1885 में की थी और 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इस बात को अंग्रेजी सरकार ने माना था और उन्हें कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन को जगह दी थी। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यह भी डिमांड की थी कि बजट को डिस्कस करने की और क्वेश्चंस पूछने की भी हक इन चुने हुए मेंबर्स को होना चाहिए। बजट क्या हो गया, आप अक्सर देखते होंगे न्यूज़ में फरवरी में जब बजट गवर्नमेंट अनाउंस करती है। बजट इज जब डिसाइड किया जाता है कि किस जगह कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ कितने पैसे की ज़रूरत है, किस डिपार्टमेंट में किस आप कहें जगह पर कितने फंड्स की ज़रूरत है, कितने फाइनेंस की ज़रूरत है, और वो किस तरह से पूरे साल का एक ब्यौरा निकालते हैं कि कहाँ कहाँ कितना कितना खर्चा करना है, किस डेवलपमेंट में किस पोर्शन में। ठीक है, सो बजट के बारे में क्वेश्चंस पूछने की, बजट को डिस्कस करने की भी जो राइट है वो इन चुने हुए मेंबर्स के पास होना चाहिए, क्योंकि बजट एक गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। वहीं से करप्शन स्टार्ट होती है कि जो पैसा है, जो लिमिटेड रिसोर्स है, उसे इस तरह से यूज किया जाए कि देश का विकास हो और देश के हर सेक्शन को उसका जो बेनिफिट है वो मिले, इंक्लूसिव ग्रोथ हो। लेकिन अंग्रेजी सरकार ऐसे नहीं करती थी, उसका मकसद विकास करना नहीं था और ना ही सब लोगों को साथ लेके चलना था। इसीलिए आईएनसी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस चीज की डिमांड की थी और 909 में पहली बार चुने हुए लोगों को जगह मिली थी लेजिस्लेचर में। ठीक है, लेकिन स्टिल ये ट्रू फॉर्म में नहीं थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त नहीं था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये क्या है कि हर इंसान को हक हो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का। अंग्रेजी सरकार के रूल में ये अलाउड नहीं था। बस वही लोग, कुछ चुने हुए लोगों को ही वोट का अधिकार था और ये अधिकार दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी लैंड, कि किस पर्सन के पास कितना लैंड है उसी पर्सन को वोट करने का अधिकार था। तो एक तरह से देखिए, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे वो ट्रू सेंस में नहीं थे। ठीक है, तो इसीलिए उस वक्त फ्रीडम फाइटर्स ने, जो भी लोग स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, उन्होंने ये पहचाना, जाना, इस चीज को फील किया कि देश जब आजाद होगा तो हमें ऐसी गवर्नमेंट की जरूरत है जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो, जहां हर इंसान इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने, वो सरकार रिस्पॉन्सिबल हो और उसमें लोगों की पूरी भागीदारी हो। इसीलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है देश में आई और हमारे देश में उस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लाया गया। ना गवर्नमेंट बनाने में लोगों की 3 इंपॉर्टेंट चीजों की जरूरत होती है, दैट इज डिजायर, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन। ये तीनों चीजें लोग किस तरह करते हैं? डिजायर की सरकार बनाने की इच्छा, अप्रूवल उनकी सहमति एंड पार्टिसिपेशन उनकी भागीदारी। ये तीनों चीजें होती है वाया वे ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन के थ्रू लोग अप्रूव करते हैं गवर्नमेंट को। रिसेंटली 2024 में लोकसभा के इलेक्शंस हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए हैं, आप लोगों ने वोट भी दिए होंगे एंड बाय वे ऑफ गिविंग योर वोट आपने इस रूलिंग गवर्नमेंट को, जिसने सरकार बनाई है, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी ने सरकार बनाई है, आप उसे अपनी सहमति देते हैं, अपनी पार्टिसिपेशन देते हैं। और सिर्फ वोट तक ही काम सीमित नहीं हो जाता। जब सरकार चुन के आती है उसके बाद भी जो जनरल पब्लिक है उसका काम चलता रहता है, क्योंकि आपको टाइम से टाइम चेक भी करना है कि जिस उम्मीदों से आपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना है क्या वो काम कर रहे हैं जिनका उन्होंने वादा किया था। ठीक, सो ये चीज उसके सरकार चुनने के बाद भी जो भी मेंबर्स है, जो भी जनरल पब्लिक है, उनका काम चलता रहता है। ठीक है, सो बाय वे ऑफ इलेक्शन हम सरकार को सहमति देते हैं और अपनी भागीदारी देते हैं। ठीक है, अब जानते हैं हम कि पार्लियामेंट होती क्या है, किस तरह से ये चुनी जाती है। तो पार्लियामेंट के मैंने 3 आपको पार्ट्स बताए, दैट इज प्रेसिडेंट और राज्यसभा एंड लोकसभा। ठीक है, सो लोकसभा जिसको हम कहते हैं लोअर हाउस एंड राज्यसभा जिसे हम कहते हैं अपर हाउस। लोकसभा में टोटल मेंबर्स हुआ करते थे 545। 2020 से पहले देयर वर 545 मेंबर्स इन लोकसभा, जिसमें से 543 चुन के आते थे पूरे देश से। देश में जितनी भी स्टेट्स हैं, यूटीज हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जब हमने स्टेट गवर्नमेंट पढ़ा था।
कि स्टेट गवर्नमेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव चुन के आता है। उसी तरह लोकसभा के इलेक्शन के लिए पूरे देश के स्टेट्स को, यूटीज को छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव चुन के आता है लोकसभा में। तो पूरे देश से आते हैं 543 मेंबर्स, और 2 होते थे एंग्लो इंडियन मेंबर्स। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी क्या हुई, जब अंग्रेज यहां रहते थे तो जो अंग्रेज यहीं सेटल हो गए इंडियंस के साथ मैरिज करके, एंड उनकी जो फर्दर ऑफस्प्रिंग है दैट आर कॉल्ड एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी, और उनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए ही 2 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता था बाय प्रेसिडेंट। दिस वाज डन अंटिल 2020। 1960 में ही इस प्रोविजन को खत्म हो जाना चाहिए था, बट इसको अप्रूवल मिलता रहा और ये कंटिन्यू रहा अप टू 2020। 2020 के बाद इसे अप्रूवल नहीं मिला है। एट प्रेजेंट लोकसभा में 543 मेंबर्स ही हैं, ठीक है। सो ये 2 मेंबर्स आर नॉट, 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स आर नॉट प्रेजेंट इन लोकसभा। प्रेजेंटली लोकसभा की क्या स्ट्रेंथ है, 543, ठीक है। सो और राज्यसभा की स्ट्रेंथ है 245। 245 में से 233 इलेक्ट होके आते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली से। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या हुई, विधानसभा। हमारे राज्यों में जो विधानसभाएं लेजिस्लेटिव असेंबली होती हैं, उनके मेंबर्स को जो राज्य के लोग चुनते हैं, वो चुने हुए लोग ही राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं। तो एक तरह से इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया, हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा के मेंबर्स को चुन रहे हैं। और 12 मेंबर होते हैं नॉमिनेटेड, जो नॉमिनेट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर, सोशल सर्विस, साइंस, इनमें कुछ डिफरेंट वर्क किया होता है, ताकि उन लोगों को भी पार्लियामेंट में जगह मिल सके, क्योंकि वो इलेक्शन वाया इलेक्शन जो लोग नहीं आ पाते, सो उन्हें रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, जिन्होंने जो इंटेलेक्चुअली बहुत हाई हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए प्रेसिडेंट द्वारा 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है। सो लोकसभा के 543 मेंबर्स होते हैं डायरेक्टली इलेक्ट बाय वे ऑफ इलेक्शन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड होते हैं, हर पर्सन वोट देता है, और जिसे भी मेजॉरिटी मिलती है, जिसको भी मेजॉरिटी वोट मिलते हैं, ज्यादा वोट मिलते हैं, वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, ठीक है। जस्ट अ सेक। ओके, सो नाउ हाउ विल द गवर्नमेंट फॉर्म, गवर्नमेंट कैसे बनेगी, ठीक है। आपने अपना वोट दे दिया, आपने अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया, आपने तो सिंगल रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया, अब गवर्नमेंट कैसे बनेगी। सो मैंने आपको बताया लोकसभा में 243 मेंबर, सॉरी 243 नहीं, 543 मेंबर्स है, 543 सीट्स है, इसका हाफ हो गया 276। तो जिस पार्टी को 276 से ज्यादा सीट्स मिल जाएंगी वो गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करेगी, ठीक है। 543 का हाफ 276 हो गया, तो आधे से ज्यादा 246 से मेजॉरिटी ना, हाफ से ज्यादा जिसे मिल जाएगा। सो जो भी पार्टी विल गेट मोर देन 276 सीट्स, इट विल फॉर्म द गवर्नमेंट। अब अगर इनकेस ऐसा हो कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को इतनी सीट्स ना मिले, इससे ज्यादा, लाइक 278 आप लगा लीजिए, ठीक है, इतनी सीट्स ना मिले, तो क्या होगा। ऐसी कंडीशन में 2 से 3 पार्टीज मिलकर सरकार बनाती है, जो भी आपसी सहमति से, अगर उन्हें लगे कि हाँ हमें आपस से मिलकर बनाना चाहिए, तो वो आपस में मिलकर सरकार बनाती हैं, एंड सच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड कोलिशन गवर्नमेंट। जैसे कि प्रेजेंट सरकार है, 2024 में किसी भी मेजर पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी सीट्स नहीं मिले, इवन बीजेपी को भी मेजॉरिटी सीट्स नहीं मिली, और उन्होंने गवर्नमेंट बनाई है विद द हेल्प ऑफ तेलुगु देशम पार्टी एंड द जनता दल। उनसे मिलकर उनकी सीट्स हो गई हैं 293 एंड दे हैड फॉर्म द गवर्नमेंट। और प्रेजेंट गवर्नमेंट इज अ फॉर्म ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। कोलिशन गवर्नमेंट होगी मिलीजुली सरकार, जहां पे किसी को क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं मिलती, वो मिलकर सरकार बनाते हैं। नाउ पीएम चुनने के लिए ये सभी मेंबर्स और
जितने भी एमपीज हैं, दे ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंसस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंसस ये डिसाइड करते हैं कि हु विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, खुद के चुने हुए एमपीज में से ही एक पर्सन को दे चूज एज अ प्राइम मिनिस्टर, एंड देन प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड कि किस एमपी को कौन सा पोर्टफोलियो मिलना है, हेल्थ, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, ये डिफरेंट पोर्टफोलियो, डिफेंस, ये डिफरेंट पोर्टफोलियो किस मिनिस्टर को दिए जाएंगे, देन इट इज डिसाइडेड बाय द पीएम विद द एडवाइस ऑफ इट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मिनिस्टर्स वही होंगे जो एमपीज हैं। ठीक है, वो कंसेंसस पे बेस करके ये डिसाइड करते हैं कि किसे कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा। फर्स्ट द पीएम इज डिसाइडेड कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। फाइन, आई होप यहां तक क्लियर है आपको। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, क्योंकि लोकसभा से ही चुन के आप देख रहे हैं कि लोकसभा जो है, लोकसभा से ही चुनकर गवर्नमेंट बनाई जा रही है, तो राज्यसभा की क्या जरूरत है, क्योंकि लोकसभा के ही तो मेंबर्स हैं जो गवर्नमेंट बनाते हैं। लोकसभा में जिसको मेजॉरिटी मिल गई वो गवर्नमेंट बना देता है, तो राज्यसभा की क्या जरूरत है। देखिए, आप राज्यसभा देख रहे हैं कि राज्यसभा में जो मेंबर्स हैं 233, वो कहां से चुन के आ रहे हैं, वो स्टेट से चुन के आ रहे हैं। स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर, विधानसभा के जो चुने हुए मेंबर हैं, वही राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं। तो एक तरह से राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन मिलती है स्टेट को। तो सरकार चलाने के लिए अथॉरिटेरियन रूल ना हो, स्टेट्स की भी भागीदारी हो, इसके लिए राज्यसभा को बनाया गया। जब भी कोई कानून बनता है तो कानून दोनों हाउस में लाया जाता है और दोनों हाउस के अप्रूवल के बाद ही उस कानून को बनाया जाता है। राज्यसभा के अप्रूवल के बगैर कोई भी कानून नहीं बन सकता, और राज्यसभा को बनाया गया था ताकि स्टेट को भी रिप्रेजेंटेशन मिले पार्लियामेंट में, सेंटर की सरकार में, और अथॉरिटेरियन रोल ना हो। वो जो पार्टिसिपेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, उसका मेन जिस्ट जो है वो फुलफिल हो पाए। ठीक है, नाउ टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। किस तरह से गवर्नमेंट को कंट्रोल किया जाता है, गाइड किया जाता है और इन्फॉर्म किया जाता है। देखिए, जब भी पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट में अब सरकार बन गई, ठीक है, सरकार बन गई, पार्लियामेंट बैठ गई, तो पार्लियामेंट में होंगे दो चीजें, एक होगी रूलिंग पार्टी और एक होगी ऑपोजिशन, है ना। एक तो रूलिंग, जिसने सरकार बनाई, अकेले बनाई तो मेजॉरिटी, नहीं बनाई तो कोलिशन गवर्नमेंट, और दूसरी होगी ऑपोजिशन पार्टी। अब रूलिंग पार्टी कोई भी काम कर रही है, अब कहीं पर कोई फ्लड आया, कहीं पर कोई महामारी फैल गई, एपिडेमिक फैल गई, लोगों तक सुविधाएं पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। अब इंडिविजुअल हम लोग तो जाके मिनिस्टर से पूछेंगे नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कि हम मिनिस्टर से क्वेश्चंस कर सकें, तो उन्हें कौन पूछेगा, किस तरह से उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा कि वहां फ्लड आया है, क्या वहां पे जरूरी सामान पहुंचा, वहां एपिडेमिक आई, क्या स्वास्थ्य सुविधाएं वहां सही से पहुंची उस लोकेशन पे। ये होता है पार्लियामेंट में डिस्कस। ठीक है, पार्लियामेंट स्टार्ट होता है क्वेश्चन और से। जो फर्स्ट और होता है ना पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट जो सदन जब बैठता है, ठीक है, जब सरकार चुनी जाती है तो सभी एमपीज बैठते हैं, रूलिंग पार्टी के भी, ऑपोजिशन पार्टी के भी। पहला घंटा जो होता है दैट इज क्वेश्चन आवर। इस समय ऑपोजिशन पार्टी के लोग, ऑपोजिशन पार्टी के मिनिस्टर्स पूछते हैं रूलिंग पार्टी से कि आप क्या काम कर रहे हैं, अगर कहीं कोई विपदा आई है, कोई एपिडेमिक आया है, कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या काम किया जा रहा है, इस बारे में क्वेश्चंस रूलिंग पार्टी से पूछे जाते हैं। और मिनिस्टर्स आर बाउंड टू आंसर, उन्हें आंसर देना होता है, वो इस आंसर्स को, इन आंसर से भाग नहीं सकते। दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक होता है स्टार्ड और एक होता है अनस्टार्ड। ठीक है, स्टार्ड एंड अनस्टार्ड। कुछ क्वेश्चंस के जवाब आप लिखित में दे सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस के जवाब आपको उसी वक्त, उसी मूवमेंट पे बोल के देने होते हैं। यू कैन नॉट गिव इन द रिटन आंसर। ठीक है, सो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ के गवर्नमेंट को कंट्रोल किया जाता है कोई भी गलत काम करने से, कि वो कोई गलत काम करे तो वहां पे एमपीज बैठे हैं उनसे क्वेश्चन करने के लिए।
ठीक है, उनको गाइड करने के लिए, अगर वो कोई काम गलत करे तो उनको गाइड करने के लिए, उनको इन्फॉर्म करने के लिए। सो पार्लियामेंट में इसकी भी व्यवस्था है। तो इस वे से किसी भी तरह का अथॉरिटेरियन रूल को अवॉइड किया जा सकता है। देखिए, अगर किसी ने मेजॉरिटी में सरकार बना दी, कोलिशन गवर्नमेंट है तो वो मिलीजुली में बना रहे हैं, वहां पे अथॉरिटेरियन का थोड़ा रिस्क कम हो जाता है, बट मेजॉरिटी रूल में देयर आर मोर चांसेस। तो ऐसी कंडीशन में जो भी रूलिंग पार्टी है वो सिर्फ अपने फायदे के लिए काम ना करे, इसके लिए ये जो व्यवस्था है वो रखी गई है। क्वेश्चंस, और जहां ओपोजिशन पार्टी उनसे क्वेश्चन पूछती है, उन्हें रिस्पॉन्सिबल ठहराती है, उनसे क्लैरिफिकेशन मांगती है कि क्या क्या काम किया जा रहा है, और अगर वो सही ना करें तो उस सरकार को गिराया भी जा सकता है। बहुत से मोशंस लाकर, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, ये एक तरीका होता है जिससे अगर उनके जो जवाब हैं, उनके जो काम हैं, वो सदन को सही ना लगे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन चलाया जाता है, और अगर उसमें ज्यादा मेजॉरिटी की वोटिंग हो जाए, ज्यादा एमपीज इस मोशन के सपोर्ट में आए, तो सरकार को गिराया भी जा सकता है। तो इस तरीके से रूलिंग सरकार को गाइड किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है और इन्फॉर्म किया जाता है। अब हम जानते हैं कि किस तरह से कानून बनते हैं, लॉज बनते हैं। देखिए, कोई भी कानून बनाने के लिए सबसे पहले उस कानून का एक तरह से ब्लूप्रिंट आप कहें, वो तैयार किया जाता है और वो सदन के सामने रखा जाता है। अगर वो कानून लोकसभा से स्टार्ट हुआ है कि किसी लोकसभा के एमपी ने उस कानून के बारे में बात की है, तो वो पहले लोकसभा में रखा जाएगा। अगर राज्यसभा के एमपी ने स्टार्ट किया है तो वो पहले राज्यसभा में रखा जाएगा, उस पर डिस्कशन होगी, उसके बारे में क्लैरिटी दी जाएगी और फिर होगी उस पर वोटिंग। अगर मेजॉरिटी वोटिंग उस बिल को, पहले ये बिल ही कहलाता है, मेजॉरिटी वोटिंग अगर उस बिल को मिल जाएगी तो वो बिल एक हाउस से पास होकर दूसरे हाउस में जाता है। अगर राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ है तो राज्यसभा में पास होकर वो लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में ओरिजिनेट हुआ है तो लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में भी वोटिंग होगी, अगर उसे मेजॉरिटी वोटिंग मिल जाती है देन इट गोज टू प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के साइन के बाद इट बिकम्स एन लॉ। प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर के बाद वो लॉ बन जाता है। तो राज्यसभा का भी कितना इंपॉर्टेंट रोल है। अगर कोई ऐसा कानून बनाया जा रहा है जिसमें कुछ कमियां हैं जो सभी लोगों को ध्यान में रख के नहीं बनाया गया है, तो राज्यसभा में स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव है, अगर उनके स्टेट के लिए उसमें फायदा नहीं है तो वो इसे आप कहें उसके अगेंस्ट में वोट कर सकते हैं और वो राज्यसभा से पास नहीं होगा, और जब तक दोनों हाउसेस से बिल पास नहीं होता वो कानून नहीं बन सकता। इस चैप्टर में एग्जाम्पल दी गई है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की, कि किस तरह से लोगों ने स्ट्रगल करके इस कानून को लाया है। जब कभी कोई कानून जिसकी जरूरत है और सरकार उस कानून को नहीं बना रही है, तो आम जनता उसके बारे में प्रोटेस्ट करती है, बात करती है, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाती है, कंपेनिंग करती है, जैसा हमने पहले के चैप्टर्स में भी पढ़ा है, और गवर्नमेंट को मजबूर करती है उस पर कानून बनाने के लिए। उसी तरह से जब डोमेस्टिक वायलेंस के, घरेलू हिंसा के जब केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो महिलाओं ने मिलकर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया कि उन्हें इस कानून की आवश्यकता है ताकि उन्हें सुरक्षा मिल सके घरेलू हिंसा के खिलाफ, और जो इसके विक्टिम हैं उन्हें किसी तरह का मॉनिटरी बेनिफिट भी मिले। ठीक है, किसी भी तरह की जो है ना कंपनसेशन की व्यवस्था नहीं थी उस टाइम पे। तो इस बारे में प्रोटेस्ट किया गया, बहुत सी एनजीओज मिले, उन्होंने कैंपेनिंग करके, प्रोटेस्ट करके गवर्नमेंट को बताया इस बारे में कि इस चीज की जरूरत है, एंड फाइनली गवर्नमेंट ने फॉर्मुलेट किया। इनिशियली जो कानून बनाया गया उसमें कुछ कमियां थी। कानून बिल जब लोकसभा में प्रेजेंट किया गया, उसके बाद इस बिल को लोगों के सामने भी पेश किया जाता है। ठीक है, न्यूज़पेपर्स के थ्रू इसके जो प्रोविजंस है उन्हें पब्लिक के सामने भी रखा जाता है, और एज अ पब्लिक अगर आपको उसके किसी प्रोविजन में प्रॉब्लम है तो आप सरकार को बता सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जो विमेंस के हित में नहीं थे, तो दोबारा से सभी औरतों ने मिलकर प्रोटेस्ट किया और उसमें चेंजेस लाए गए। ठीक है, कमेटीज होती हैं पार्लियामेंट में बहुत सारी जो उसके ऊपर हर बिल के ऊपर डिस्कस करती हैं। ठीक है, फिर उन प्रोविजंस को चेंज किया गया और फाइनली
विमेन्स के हित के लिए उनके हिसाब से कानून लाया गया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, जिसमें हर विमेन अगर वो लिव इन रिलेशन में भी रह रही है तो भी अगर उसके साथ घरेलू हिंसा होती है तो उसे कंपनसेशन दी जाएगी और जो कल्प्रिट है उसे सजा दी जाएगी। वो भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर आता है। ठीक है, सो दैट इज अबाउट हाउ लॉ इज फॉर्मुलेटेड। सो इसमें पूरा जो है इलैबोरेट करके दिखाया गया है कि किस तरह से 1990 से स्टार्ट हुई स्ट्रगल डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के लिए, 1990 से स्टार्ट हुई और फाइनली 2005-2006 में जाके हमें ये कानून मिलता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो इससे क्लियर होता है कि सरकार चुनने तक ही हमारा काम नहीं है, हमने सरकार चुन लिया और हमारा काम खत्म हो गया, नहीं, उसके बाद एक्टिव पार्टिसिपेशन स्टार्ट होती है। एज अ विजिलेंट सिटीजन हमारा ये फर्ज बनता है कि हम सरकार के कामों को ध्यान रखें और जहां सरकार गलत काम कर रही है वहां हम आवाज उठाएं। हम अगर सरकार हमारे हितों के लिए काम नहीं कर रही है तो हम उन आवाज उठा के उन्हें मजबूर करें उस तरह से काम करने के लिए जो हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी सोसाइटी के हर नागरिक के लिए सही है। ठीक है, जिस तरह से एनजीओज विमेन्स मिलकर बहुत से कानून, इसी तरह से जो कानून लाया गया था अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट इन वर्क प्लेस, ठीक है, वो भी आप कहें एक तरह से जुडिशरी की तरफ से हुआ था। न्याय व्यवस्था ने उसके बारे में पहले गाइडलाइंस इशू की थी और फिर उस पर कानून बना था। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो कानून बनाने वाले लोग हैं, लेजिस्लेशन में बैठे लोग हैं, उनका ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट चीजों से हट जाता है, बट हमें उन चीजों की जरूरत है तो हम उस चीज के बारे में बोल सकते हैं और जो लेजिस्लेचर है, कानून बनाने वाले हैं, उनका ध्यान उस तरफ ला सकते हैं कि इस कानून की आवश्यकता है, आप इस चीज पे कानून बनाइए। ठीक है, तो हमारा पार्टिसिपेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द इलेक्शन वहां से शुरू होता है जब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और जब तक सरकार चलती रहती है तब तक हमारा काम भी चलता है, पार्टिसिपेशन का काम चलता रहता है, क्योंकि हमें सरकार के कामों पे भी निगरानी रखनी है ताकि अगर वो गलत कर रहे हैं तो अगले टाइम, अगले इलेक्शन में हम उन्हें हटा सके और उनकी जगह किसी और सरकार को ला सके जो हमारे नीड्स के हिसाब से काम करे। ठीक, सो एज अ विजिलेंट सिटीजन और एज अ विजिलेंट वोटर्स आपका काम सिर्फ वोट देने तक ही सीमित नहीं रह जाता। ठीक है, सो दैट इज अबाउट वन मोर थिंग, दैट इज अनपॉपुलर एंड कॉन्ट्रोवर्शियल लॉज। लाइक जैसा मैंने आपको बताया कि कोई इंपॉर्टेंट लॉ लाया गया जो नहीं बनाया जा रहा था बहुत देर तक और बहुत लंबे समय तक उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे घरेलू हिंसा के बहुत से केसेस आ रहे थे और उस कानून की आवश्यकता थी। तो औरतों ने एनजीओज के साथ मिलकर प्रोटेस्ट किया, कैंपेनिंग की और गवर्नमेंट का ध्यान इस तरफ लाया और लेजिस्लेशन ने फाइनली इस कंटेक्स्ट में लॉ बनाया। उसी तरह से कुछ ऐसे लॉज भी कभी कभी गवर्नमेंट बना देती है जो सोसाइटी के हर सेक्शन के लिए सही नहीं होते। सोसाइटी के कुछ सेक्शंस के लिए वो बेनिफिट है बट कुछ सेक्शंस के लिए वो आप कहें एक तरह से नुकसानदेह भी हैं। जैसे कि म्युनिसिपल लॉज लाया गया था कि जो वेंडर्स हैं, जो स्टॉल्स लगा के सड़कों के किनारे अपना सामान बेचते हैं, उनको कंप्लीटली उन चीजों से आप कहें उनको हटा दिया जाए, उन्हें अलाउ नहीं किया जाए रोड साइड्स पे स्टॉल लगाने का। अब देखिए, ये इस चीज के लिए तो सही है कि पब्लिक प्लेसेस को क्लीन रखना है, पब्लिक प्लेसेस को आप कहें क्योस से बचा के रखना है, तो उस सिनेरियो में तो ये लॉ सही नजर आता है। बट जहां आप राइट टू लाइफ की बात करते हैं, राइट टू लाइवलीहुड की बात करते हैं, हर एक इंसान को अपना काम करने का, अपने तरह का व्यवसाय करने का हक है, तो आप वो गरीबों से भी नहीं छीन सकते और साथ ही वो स्टॉल्स में बेचने वाला सामान आपको चीपर रेट्स पे और आपके घर के पास अवेलेबल करा देता है। ठीक है, तो इसमें आपका भी बेनिफिट है, इसमें मेजर सोसाइटी का भी बेनिफिट है और साथ में उस पुअर पर्सन के राइट टू लाइवलीहुड का भी एबॉलिशन होता है। यहां पे इस कानून की अगर हम बात करें तो इस कानून को एक कंटेक्स्ट में इट इज राइट, बट ऑन अ ब्रॉडर कंटेक्स्ट जब हम देखते हैं तो इट इज अगेंस्ट द राइट टू लाइवलीहुड ऑफ अ पुअर पीपल। तो जब अगर ऐसा लोगों को फील हो कि कोई ऐसा कानून बन गया है जो लोगों के हितों के अगेंस्ट है, तो वो पार्लियामेंट को कंपेल कर सकते हैं उस कानून को बदलने के लिए। ठीक है, कोई कानून जिसकी जरूरत है आप पार्लियामेंट को कंपेल कर सकते हैं उस कंटेक्स्ट में कानून बनाने के लिए, और कोई कानून अगर गलत है तो आप उसे कंपेल कर सकते हैं कानून को बदलने के लिए। रिसेंटली आपने इसका एग्जाम्पल देखा होगा फार्मर्स लॉ के रिलेटेड, जब 3 लॉज
गवर्नमेंट ने लाए थे रिलेटेड टू फार्मिंग एग्रीकल्चर, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी एक लॉ था, ठीक है। उन 3 लॉज को फार्मर्स ने जब अपने अगेंस्ट समझा तो उन्होंने लार्ज स्केल पे प्रोटेस्ट किया एंड फाइनली पार्लियामेंट को वो लॉज लेने पड़े वापस। वो सही थे गलत थे, दैट इज अ टोटल सेपरेट डिस्कशन, बट हियर यू कैन अंडरस्टैंड द पावर ऑफ पीपल। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह से लिखा गया है कि एक्चुअल पावर रिसाइड विद द पब्लिक, तो इट इज विद द पब्लिक इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और इन द डेमोक्रेसी। हम सरकार चुनते हैं, हम सरकार को किसी पर्टिकुलर कानून को लाने के लिए कंपेल कर सकते हैं और हम ही सरकार को किसी गलत कानून को लाने पर, उसे खत्म करने पर भी कंपेल कर सकते हैं। तो द पावर लाइज विद द पीपल, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आज हमने डिटेल में जाना पार्लियामेंट क्या है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है और किस तरह से कानून बनता है। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लास 8 के नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।